मोल कॉन्सेप्ट में अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए एटॉमिक मास नाम से पता चल रहा है एक एटम का मास। तो एक एटम का जो मास होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। मतलब मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जैसे अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ mg, तो इसका मतलब है mg के एक एटम का मास, तो और वो कितना होगा? हमेशा उसके मास नंबर के इक्वल, या कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के इक्वल, या कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल। और एटम के हमेशा न्यूक्लियॉन्स, या कह सकते हैं उसके सर के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वही मास नंबर है, और वही क्या बताएगा? उसका मास। तो इसका mg के एक एटम का मास अगर हम बात करें तो कितना होगा? 24 AMU। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या है। चलिए, तो अगर जैसे हम बात करें ऑक्सीजन के वन एटम का मास, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा? 16 AMU, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो कितना होता है? 16। या कह सकते हैं ऑक्सीजन के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो कितने होते हैं? 16। या कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का सम है ऑक्सीजन एटम के अंदर वो क्या कहलाता है? वो कितना होता है? 16। चलिए, मोलिकुलर मास, तो इसके भी नाम से पता चल रहा है कि एक मोलिक्यूल का जो मास है वो क्या कहलाता है? मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ ए मोलिक्यूल इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। जैसे मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल की मास की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का मोलिक्यूल क्या होगा? O2। अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम तो वो कितना होता है? O। तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के मोलिक्यूल की बात कर रहा है, और ऑक्सीजन का मोलिक्यूल कितना होगा? O2। और O2 में कितने ऑक्सीजन एटम आ गए? 2। और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो दो ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 32 AMU। क्लियर? ऐसे अगर हम बात करें मोलिकुलर मास ऑफ CO2, तो CO2 के एक मोलिक्यूल का मास वो कितना आएगा? 44 AMU। कैसे? कार्बन में कितना होगा? 12, और O का कितना होता है? 16, और कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो ऐड करेंगे आप, कितना आएगा? 24 AMU। नेक्स्ट, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करें? देखिए, बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मगर साइंटिस्ट ने जिस तरीके से डिफाइन किया वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, चलिए, जैसे अगर हम बात करें कार्बन के एक एटम का मास, तो मास ऑफ कार्बन एटम, ये आप कह सकते हैं मास ऑफ वन कार्बन एटम, वो कितना है? 12 AMU। कौन सा कार्बन एटम? क्योंकि कार्बन एटम के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, C12, C13, C14। तो फिलहाल कौन सा वाला लेके चल रहे हैं? C12 वाला। C12 वाला ही क्यों लिया? क्योंकि ये क्या होता है, देखिए कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, और इसमें 13, 14 और 12। तो 12 वाला जो आइसोटॉप्स है वो स्टेबल आइसोटॉप्स होता है एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, तो जो स्टेबल आइसोटॉप्स था वही हमने कार्बन का लिया। अब आप कहें कि कार्बन एटम ही क्यों लिया, ऑक्सीजन एटम क्यों नहीं लिया, नाइट्रोजन एटम कोई भी नहीं लिया? तो कोई ना कोई एटम तो लेना ही था साइंटिस्ट को, पहली बात। और दूसरी बात, इस कार्बन एटम का जो मास है उसकी जो कैलकुलेशन से वैल्यू निकल कर आ रही होंगी वो थोड़ी इजी आ रही होंगी, जो याद करने में आसान हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या ले लिया? कार्बन एटम लिया। और कार्बन एटम का भी कौन सा आइसोटॉप्स लिया? जो मोर स्टेबल है। कौन सा? C12। तो अगर हम कार्बन के C12 एक एटम का मास देखें तो वो कितना होगा? 12 AMU। तो अगर 12 AMU में कितना आता है? 1 कार्बन। तो अगर मैं बात करूं 1 AMU में कितना आएगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 1 AMU किसकी इक्वल हो जाएगा? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट क्या कहलाता है? 1 AMU। ठीक है, देखिए साफ साफ पता चल रहा है वहां से। या कह सकते हैं कि 1 AMU क्या होगा? एक कार्बन एटम के मास को अगर आप 12 से डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाएगा? 1 AMU। और एक कार्बन एटम का जो मास है साइंटिस्ट ने वो कैलकुलेट किया, ग्राम में कितना आया ये वैल्यू लिख रही है, उसे अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये सोल्व होके कितना आता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और अगर इसे केजी में लेंगे तो कितना होगा? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, क्यों? देखिए 1 kg में क्या होता है? 1000 ग्राम, या उल्टा कहें 1000 में कितने kg होंगे? 10 की पावर -3। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर 3। या 1 ग्राम में कितने kg होंगे? 10 की पावर -3। ये बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए समझिए, बच्चे यहां कभी कभी गड़बड़ करते हैं, ध्यान दीजिए। ये क्या होता है, किसी भी यूनिट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम क्या करें, कन्वर्ट करते हैं, तो N और U ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक, जहां N न्यूमेरिकल वैल्यू है और U इसकी यूनिट है। अगर आप यूनिट को क्या करेंगे, यूनिट को आप बड़ा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आप छोटी यूनिट को रिप्लेस करके बड़ी यूनिट ला रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और अगर आप क्या करेंगे, यूनिट बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट ला रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो
तो आपको ध्यान देना है कि n और u का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर u को बढ़ाओगे तो n घट जाएगी और अगर u को घटाओगे तो n बढ़ जाएगी। ठीक, तो आप देखिए, तो ये तो कंफर्म हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के। अब अगर इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो देखिए, हम ग्राम से किस में ले जा रहे हैं? केजी में। तो ये ग्राम छोटी यूनिट है और केजी बड़ी यूनिट है। तो अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में ले जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू को डिक्रीज करने का मतलब क्या है? आप देखिए, पावर, अगर पावर प्लस में है तो प्लस में पावर है तो नंबर कब घटेगा? जब पावर कम हो जाए, मगर पावर यहाँ माइनस में है तो ये वैल्यू कब होगी? जब पावर बढ़ जाएगी। तो माइनस में अगर पावर बढ़ती है तो वैल्यू घट जाती है, और प्लस में पावर अगर बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ती है। तो समझ जाइए, अगर पावर प्लस में होती है तो जब पावर अगर घटेंगी तो वैल्यू घटेगी, और नेगेटिव में अगर पावर है तो पावर के बढ़ने से वैल्यू क्या होती है? घटती है। तो हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में ले जा रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी? इंक्रीज, क्योंकि वो माइनस में है। ठीक है, अगर ये पावर प्लस में होती तो डिक्रीज हो जाती। तो अब आपको बस एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या कह सकते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ग्राम में है तो -24 और kg में है तो -27। क्लियर? तो 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिफाइड मास। मतलब इसे या तो 1 AMU को आप लिख सकते हैं 1U, या लिख सकते हैं 1 डाल्टन। 1 डाल्टन को आप मोस्टली ज्यादा यूज नहीं करते, तो U को या AMU को। जैसे सोडियम एटम है तो सोडियम एटम का जो मास है वो कितना होगा? 23। जो भी इसके हेड पर लिखा होगा नंबर, वही क्या होगा? इसका मास नंबर, वही क्या है? इसका मास होगा। तो इसका मास कितना होगा? 23 AMU, या हम इसे क्या लिख सकते हैं? 23U। ठीक है, तो U और या AMU एक ही बात है, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप निकालना चाहते हैं कि सोडियम एटम का मास किस में निकालना चाहते हैं? ग्राम में निकालना चाहते हैं, तो आप 1 AMU की जगह कितना यूज कर सकते हैं? तो 1 AMU की जगह आप यूज कर सकते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर -34। तो अगर आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई AMU की जगह आप क्या लिख देंगे? ये, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये सोडियम एटम का मास ग्राम में आ जाएगा। ठीक, तो हमने देखा एटॉमिक मास और क्या देखा? मॉलिक्यूलर मास। एक एटम का जो मास है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास, और एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। और इनके जो मास नंबर होते हैं वही इनका मास हो जाता है किसमें? AMU में। और हमने ये जान लिया कि 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के, और अगर केजी में लेंगे तो 10 की पावर -27 kg के। ठीक है, ये आपको हमेशा अब याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? देखिए, जब भी कोई टर्म्स यूज करते हैं हम, किसी भी रिलेटिव या स्पेसिफिक, तो अगर ऐसे कुछ वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव या स्पेसिफिक, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जैसे एटॉमिक मास की एक यूनिट है AMU, या रिलेटिव एटॉमिक मास की हम बात करेंगे तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? यूनिट लेस होता है। तो कैसे निकलेगा? किसी भी, अगर हम बात करें एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसा आएगा? उस एटॉमिक मास को आप क्या करें? 1 AMU से डिवाइड कर दें। एटॉमिक मास को अगर आप क्या करेंगे? 1 AMU से डिवाइड कर देंगे तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए, अगर हमें निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास तो क्या करेंगे? एटॉमिक मास किस में आता है? इन AMU। एटॉमिक मास इन AMU, और उसे डिवाइड कर देंगे 1 AMU से। अगर आप किसी भी एटॉमिक मास को उस 1 AMU से डिवाइड कर देंगे तो यहां से यूनिट, देखिए AMU से AMU आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। तो अब इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। समझो, 1 AMU को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बन एटम का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट क्या कहलाता है? 1 AMU। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, क्या करेंगे? एटॉमिक मास इन AMU, उसको डिवाइड कर देंगे 1 AMU से। अगर किसी भी एटॉमिक मास को 1 AMU से डिवाइड कर देंगे तो वहां से क्या जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि AMU से AMU कट जाएगा। तो 1 से जब आप डिवाइड करेंगे तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, मगर यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर हमसे कहे कि एटॉमिक मास ऑफ Mg, तो Mg का एटॉमिक मास कितना है? 24 AMU। और अब वो पूछे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Mg, तो सिर्फ क्या होगा? 24। मतलब ये AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा। इस
mg के एटॉमिक मास को अगर मैं 1 mg से डिवाइड कर दूंगा तो amu कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा 24। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो एटॉमिक मास है वही रिलेटिव एटॉमिक मास है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी सेम, बस एटॉमिक मास में यूनिट होगी amu और रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई यूनिट नहीं होगी, वो यूनिट लेस होगा। क्लियर? चलिए, तो ये क्या था, mg एटम का एटॉमिक मास था 24 amu। अगर इसमें से amu हटा देंगे तो क्या रह जाएगा 24, और अब ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ mg एटम। सेम कहानी यहां देखिए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो किसी भी मॉलिक्यूलर मास को अगर आप क्या करेंगे 1 amu से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल कर आता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। बस इसमें भी क्या अंतर होगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा। कैसे? अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास इन amu डिवाइड कर देंगे 1 amu से, और amu से amu क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बस क्या बचेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू मॉलिक्यूलर मास की है वही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की है, बस मॉलिक्यूलर मास में यूनिट होती है और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यूनिट लेस होता है। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, तो CaCO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आता है 100 amu। क्यों? कैल्शियम में कितना होता है 40, कार्बन में होता है 12 और O में कितना होता है 16, इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 48। तो 40 + 12 + 48 कितना आ जाएगा, ये 100 amu। तो ये तो क्या हुआ, CaCO3 के मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास हुआ कितना 100 amu। मगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे CaCO3 का तो सिर्फ क्या रह जाएगा 100, वहां से यूनिट हट जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 कितना है 100 amu, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा 100। क्लियर? तो बस दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बस यूनिट का चेंज होता है। मॉलिक्यूलर मास में यूनिट होगी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में यूनिट नहीं होगी। जैसे ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 कितना है 100 amu है, वो कह रहा है नहीं आपको ग्राम में बताइए। तो 1 amu की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1.6 × 10⁻24 ग्राम। तो ये वैल्यू किस में निकल कर आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम वो कितना हो जाएगा, 100 amu था। amu को रिप्लेस करके आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, amu की जगह आप यूज कर लेंगे 1.66 × 10⁻24 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 amu क्या होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम या 10⁻27 kg। ठीक है, तो ये अब हमेशा आपको याद रहना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास ऑफ mg कितना होता है 24 amu, और यही बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ mg तो वो सिर्फ क्या होगा 24। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना है 24 amu, और अगर हम बात करें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 तो इसको कितना होगा 44। क्लियर? जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास किसका, एटम का। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास, एक एटम मतलब ऑक्सीजन, ये O, तो इसका ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास, और वो कितना होगा 16 amu। अगर यहां बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो वो सिर्फ क्या होगा 16। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेना है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है O2, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल यानी कि O2 का जो मास है वो क्या कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास, और वो कितना होगा 32 amu। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और इसमें O2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन आ गए 2, तो 2 का मतलब 16 × 2 कितना आ जाएगा 32। और यही बात करेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास तो सिर्फ क्या रहेगा 32, अब उसमें यूनिट नहीं आएगी। तो समझ गए बात। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ mg कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास ऑफ mg इन amu डिवाइडेड बाय 1 amu। तो जो भी एटॉमिक मास है amu में उसे आप 1 amu से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, जिसमें अब कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो कौन होता है O2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 32 amu। क्लियर? और अब बात करें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के मास को, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास लीजिए amu में और उसे 1 amu से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, ये क्या निकल कर आएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितना होगा 32। अब इसमें कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट या कह सकते हैं यूनिट लेस। तो देखिए, तो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होते हैं, न्यूमेरिकली इक्वल वैल्यू रखते हैं, न्यूमेरिकली इक्वल वैल्यू।
तो इनकी न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, बस यूनिट का अंतर होता है। तो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल होगी, इसमें एटॉमिक मास में यूनिट होगी और रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई यूनिट नहीं होगी। सेम कहानी मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम, बस मॉलिक्यूलर मास में यूनिट होगी एएमयू में, और वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर? तो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास दोनों न्यूमेरिकली क्या होंगे, इक्वल होंगे। मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, बस मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास में यूनिट आएगी एएमयू, और रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में कोई यूनिट नहीं होगी। बात करें एवोगैड्रो नंबर की, तो देखिए एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, अगर हम बात करें यहां, तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 12 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन, वो C12 आइसोटॉप्स। कार्बन का कौन सा आइसोटॉप ले रहे हैं, C12। तो कार्बन का जो C12 है उसके 12 ग्राम सैंपल में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। देखिए कार्बन 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, एवोगैड्रो नंबर। और ये कैलकुलेट करके पाया गया कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं, और यही क्या कहलाया, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम है C12 वाले, उसने बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। और कितना आया ये नंबर निकल के, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एक होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं Na से, कैपिटल A, क्योंकि n स्मॉल a लिखेंगे तो वो सोडियम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, यहां भी एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, ये एवोगैड्रो नंबर पर मोल, मतलब एक मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर हैं वही क्या कहलाता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट भी वैल्यू होगी वही 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मगर ये इसकी यूनिट होगी मोल इनवर्स, यानी कि पर मोल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं या पर मोल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट एक ही बात है, बस यूनिट का अंतर होता है। न्यूमेरिकल सोल्व करते समय इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कुछ भी लगाइए, आपको हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही एवोगैड्रो नंबर है और यही एवोगैड्रो कांस्टेंट है। बस अंतर यह है कि एवोगैड्रो नंबर की कोई यूनिट नहीं है और एवोगैड्रो कांस्टेंट की एक यूनिट है पर मोल। ये बताता है कि इतना नंबर है ये एक, जैसे दर्जन, एक दर्जन में क्या है, एक दर्जन में कितने हैं, 12 केले होते हैं। ऐसे ही कि एक एवोगैड्रो नंबर में कितने पार्टिकल होते हैं। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे। जैसे एक मोल अमरूद में कितने अमरूद होंगे, तो इतने अमरूद होंगे, कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये कहलाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्लियर? ओके, थैंक यू।